हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग ड्रग का जर्नी का फर्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले एक हम लोग क्लिनिकल सिनेरियो को समझते हैं। क्लिनिकल सिनेरियो ये है कि आपने किसी पेशेंट को ओरल रूट से कोई दवा दी, उसके इफ़ेक्ट आने में थोड़े से समय लगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? किसी दूसरे पेशेंट को आपने उसको सबलिंगुअल रूट से कोई मेडिसिन दिया, उसका इफ़ेक्ट इमीडिएट आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस सब का क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ऐसा क्यों होता है, आज हम लोग ड्रग जर्नी का फर्स्ट स्टेप ड्रग एब्जॉर्प्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इसका आंसर समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को हम किसके उसका आज का हमारा लर्निंग कंटेंट्स क्या क्या होगा। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका क्या पर्पस है, इसका ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ने का क्या पर्पस है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर इस एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और लास्ट में समरी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन क्या है, किसको बोलते हैं? ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? ड्रग एब्जॉर्प्शन, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया, जर्नी है कहाँ? ड्रग का मूवमेंट ऑफ ड्रग, क्या है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि हमने किसी किसी पेशेंट को ओरल रूट से दवा दिया। सपोज ओरल रूट से दवा दिया, ओरल रूट से दवा दिया तो कहाँ जाएगा वो? जीआईटी में गया, जीआईटी से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में मोस्टली ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल से फिर कहाँ से? पोर्टल सर्कुलेशन से कहाँ गया? पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर में, लीवर से फिर लीवर से जाएगा कहाँ? हार्ट में, वेना केवा से। हार्ट जो है उसको पूरे आर्टरी के थ्रू पूरे सिस्टम में भेज देगा। ये सारा प्रोसेस होने में कुछ वक्त लगता है, इसलिए ओरल रूट से इफेक्ट आने में समय लगेगा। देख लेते हैं। ओरल रूट से आपने दवा दिया, ओरल रूट से क्या होगा? ये इंटेस्टाइन तक पहुंचा, इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशन से ये कहाँ पहुंचेगा? फिर लीवर में, और लीवर से फिर लीवर से कहाँ जाएगा? सुपीरियर वेना केवा के होते हुए वेना केवा, और वेना केवा से हार्ट में, हार्ट से फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दवा पहुंचेगी, फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और टारगेट तक दवा पहुंच जाएगी। ये सारा प्रोसेस यहाँ सिस्टेमिक सर्कुलेशन से लेकर के टारगेट तक पहुंचने में ओरल रूट में ये टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो है ओरल रूट से आपने दवा दिया तो उसमें इफेक्ट आने में कुछ समय लगा। अगर सबलिंगुअल रूट से देते हैं तो क्या होगा? वो डायरेक्ट जो है क्या होगा? वेन से जाकर के लीवर को बाईपास करते हुए वेन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट में पहुंचेगा, और हार्ट से फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्ट जो है क्या होगा? सबलिंगुअल रूट से वेना केवा होते हुए
और डायरेक्ट हार्ट से पहुंचेगा, हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड इसलिए इसका इफेक्ट आने में इतना इफेक्ट इसको जो है बाईपास कर गया, बाईपास करने इफेक्ट आने में इसका क्विक इफेक्ट आ जाए। तो एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने देखा कि ये एब्जॉर्प्शन जहाँ ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचने में जो प्रक्रिया है, पहुँचने के जो प्रक्रिया है, जिस प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन बोला, ड्रग एब्जॉर्प्शन बोला। इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स? क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? एब्जॉर्प्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है? एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इसको पढ़ने से हमको पता लगेगा, टू नो अबाउट, किस चीज़ के बारे में पता चलेगा? ओनसेट ऑफ एक्शन। क्या होता है आखिर हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओनसेट ऑफ एक्शन, दवा कितना जल्दी काम कर रहा है, टू नो। और क्या पता चलेगा? अबाउट थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के बारे में पता चलेगा, कितना जल्दी अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्या पता चलेगा? और हमें पता चलेगा बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पता चलेगा ड्रग का। क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी, वो आगे हम लोग जानेंगे। और क्या पता चलेगा? टू नो अबाउट ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता चलेगा। हमें ये पता चलेगा कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। टू नो अबाउट बायो अवेलेबिलिटी क्या है, उसके बारे में ये सारी जानकारियाँ हमें इस ड्रग एब्जॉर्प्शन के पढ़ने से मिलेगी, जो कि आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये पर्पस था, पर्पस हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जाना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमें ड्रग का सारा एक्शन और बायो अवेलेबिलिटी पता चलेगा। क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? रूट मतलब रास्ता, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है? दवा देने का तरीका, किस रास्ते से दवा कैसे दे रहे हैं, उसको कौन सी मेडिसिन कैसे दे रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से दे रहे हैं। तो किस रूट से दे रहे हैं क्या हो सकता है, इसको हम लोग जानेंगे कैसे? इसको 2 बार में डिवाइड कर दीजिए। चलिए पहले 2 करते हैं, फिर देखते हैं। इंटेरल, इंटेरल का मतलब क्या हुआ? इंटेरिक, इंटेरल, ये सब क्या होता है? इंटेरल मतलब इंटेस्टीन, इंटेस्टीन में जाएगा वो, इंटेरल रूट बोलेंगे उसको, इंटेरल रूट हो गया। ठीक है। दूसरा क्या होगा? पारेंटरल, तो इन पारेंटरल हो जाएगा, पारेंटरल रूट हो जाएगा। और तीसरा जो एक तीसरा रख लेंगे जो कि इसमें है ही नहीं, अदर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटेरल हो गया, इंटेरल में हम लोग क्या किसको रखेंगे? ओरल रूट, ओरल हो गया। और क्या होगा? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल हो गया। एसएल जिसको बोलेंगे सबलिंगुअल हो गया। रेक्टल हो गया, रेक्टल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। पैरेंटरल में, पैरेंटरल में क्या होगा? इंट्रामस्कुलर मसल्स में, इंट्रावेनस, और क्या होगा? इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राडर्मल, ये सब क्या हो गया? सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ये सब क्या हो गया? पैरेंटरल, पैरेंटरल जो इंटेस्टिन से दूर हो, इंटेस्टिन के थ्रू नहीं जाए। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अदर में इंट्रानेजल,
इंट्रानेसल हो गया, इनहेशनल, इनहेलेशनल हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ट्रांसडर्मल, ये सब क्या हो गया, अदर में रख लिया आपने। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बायोअवेलेबिलिटी पता चलेगा, किसका बायोअवेलेबिलिटी क्यों होगी। फ्रेंड्स अगर ठीक है, ओरल रूट का बायोअवेलेबिलिटी कम होता है, आईवी रूट का मैक्सिमम 100% होता है, ऐसा क्यों? जो कि हम लोग बायोअवेलेबिलिटी में पढ़ेंगे, जो बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है उसमें हम लोग देखेंगे जो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन कैरियर, दैट इज ट्रांसपोर्टर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। देख लेते हैं, चलिए, एनर्जी और कैरियर, कैरियर, कैरियर मतलब कैरियर प्रोटीन, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर या कैरियर हो गया। एक होता है, क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन, नाम ही है डिफ्यूज कर रहा है, डिफ्यूजन हो गया, पैसिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, कैरियर और ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी। ये कैसे होगा, ये ग्रेडियंट होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। मतलब क्या हुआ, यह हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट, इसका लो ग्रेडियंट मूवमेंट होगा, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, मतलब कंसंट्रेशन के हायर से लोअर की तरफ जाएगा। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, इधर हाई है इधर लो है, ये इंटेस्टाइन के है, ये ब्लड फ्लो में है, तो ये हाई से लो की तरफ जाएगा, हाई से लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जो कि नेचुरली जो नेचुरल फिनोमिनन जो हम लोग बोलते हैं हाई से लो की तरफ जाना, वही होगा। ये पैसिव हो गया, इसलिए इसका नाम पैसिव है। इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी नहीं लगता होता, और कैरियर प्रोटीन कैरियर ट्रांसपोर्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन कैरियर की जरूरत पड़ेगा, कैरियर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन कैरियर ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगा। इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। जिस तरीके से देखें, जो ट्रांसपोर्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, SGLT2, SGLT, ग्लूट, ये ट्रांसपोर्टर सब क्या है, ये ट्रांसपोर्टर है, ये SGLT सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये सब ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर की कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये पैसिव, ये फैसिलिटेटेड है आपका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में क्या था, मैं मोस्ट ड्रग जो है आपका, मोस्ट ड्रग, यही
फॉर्मूला को अपनाता है, पैसिव डिफ्यूजन के ही प्रोसेस को अपनाता है। मोस्ट ड्रग ये पैसिव डिफ्यूजन से ही होता है, कब एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली ड्रग का। थर्ड क्या है, थर्ड क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव है, इसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे भाई, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे भाई। एक्टिव में क्या होगा, आपका दोनों की जरूरत पड़ेगा, एनर्जी भी चाहिए और कैरियर भी चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दोनों चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और कैरियर भी चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा मैक्सिमम जो है आपका, जो मैक्सिमम मोस्टली ड्रग जो है पैसिव डिफ्यूजन से होता है। पैसिव डिफ्यूजन एनर्जी भी नहीं, कैरियर प्रोटीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। फैसिलेटेड में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन कैरियर चाहिए, ट्रांसपोर्टर जो आपका SGLT2 हो गया, ग्लूकोज, ये बहुत सारा ट्रांसपोर्टर आगे पढ़ेंगे जब सिस्टमिक फार्माकोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो हम लोग। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको दोनों चाहिए, एनर्जी भी की जरूरत पड़ेगी और ट्रांसपोर्टर की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग अगला टॉपिक पर आ गए। अगला क्या है हमारा, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स कौन कौन सा फैक्टर्स ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक ड्रग का फैक्टर होता है और दूसरा हमारे बॉडी के फैक्टर्स जो होता है। दोनों का अलग अलग फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स को तो इसको हम लोग याद करने के लिए एक ही साथ एक एब्जॉर्ब करके निमोनिक याद पढ़ते हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है, क्या है एब्जॉर्ब, एरिया, क्या एरिया, सरफेस, सरफेस। बी से ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, सोलेबिलिटी, 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 अदर, अदर फैक्टर हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और बी से बावेल का मोटेलिटी, बावेल मोटेलिटी। ठीक है, क्या है एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, सरफेस जहां ड्रग एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा जितना उतना एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब डायरेक्टली सरफेस एरिया मोर होगा, इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। उसी में उसी हिसाब से ब्लड फ्लो का भी होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा ड्रग का, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा ड्रग का। सोलेबिलिटी में क्या होगा, अब सोलेबिलिटी में दो होगा, लिपिड सोलेबल ड्रग होगा और वाटर सोलेबल ड्रग होगा। लिपिड सोलेबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, लिपिड सोलेबल ड्रग अनआयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड ड्रग दोनों का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। लिपिड सोलेबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्यों ज्यादा होगा, आयोनाइज क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन जो है हमारा वो किसका है, लिपिड का है। लिपिड का बाइलेयर का बना होता है, लिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड बाइलेयर का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, तो इससे एब्जॉर्ब होने में इजी होगा, ड्रग एब्जॉर्ब कर जाएगा। लिपिड सोलेबल जो रहेगा, लिपिड को सोलेबल, लिपिड सोलेबल ड्रग लिपिड को बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाएगा, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। चलिए वाटर सोलेबल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसको पास करने में, उसको मेम्ब्रेन को पास करने में टफ होगा, डिफिकल्टी होगी, नहीं पास कर पाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। चलिए अदर फैक्टर्स में क्या होगा, अदर में क्या होगा, अदर में हम लोग पढ़ लेंगे पीएच। पीएच से क्या होगा, मीडियम। अब यहाँ पर हम लोग पीएच का कंसेप्ट को जानेंगे, थोड़ा सा पीएच कंसेप्ट जान लेते हैं। ड्रग अगर एसिडिक हो, देख लेते हैं, ड्रग और मीडियम, मीडियम मतलब हमारे बॉडी का मीडियम, जहाँ इंटेस्टाइन का मीडियम, बॉडी का मीडियम, जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका मीडियम। ड्रग एसिडिक होगा
और मीडियम भी एसिडिक होगा, तो ड्रग क्या हो जाएगा, ड्रग क्या होगा, ड्रग एसिडिक है, मीडियम भी एसिडिक है, तो ड्रग का फॉर्म जो होगा वो आयोनाइज्ड होगा, अनआयोनाइज्ड हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड ड्रग होगा, तो इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अगर ड्रग बेसिक हो, मीडियम भी बेसिक हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम हो जाएगा, अनआयोनाइज्ड ड्रग होगा, ड्रग क्या होगा, अनआयोनाइज्ड होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। इससे हमें क्या देखने को मिला, इससे हमें देखने को ये मिला कि वो सेम हो, मीडियम और ड्रग का पीएच सेम हो, सेम मतलब दोनों एसिडिक हो, तो ड्रग आयोनाइज्ड होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, इंक्रीज होगा। अगर बेसिक दोनों का सेम ही हो, बेसिक वो दोनों बेसिक हो, तो उसका भी सेम होगा, अनायोनाइज्ड हो जाएगा ड्रग और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर ऑपोजिट होगा तो फिर उसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब यही चीज़ आने को मिला। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हमें देखने को मिला, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट होगा, रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन से होगा जितने जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोगों ने देखा अभी, इंटेरियल पेरेंटल रूट, तो क्या होगा, रूट ये जो एब्जॉर्प्शन को क्या इफेक्ट करेगा, जो ओरल रूट है उसको जो है इंटेस्टाइन से जाना पड़ेगा, फिर पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर में जाएगा, लीवर में कुछ मेटाबोलाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद से जो है हार्ट में होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। यही आईवी ड्रग होगा तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, डायरेक्ट सिस्टमिक, उसको ये फर्स्ट पास जो लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो उससे वो बाईपास हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ड्रग का जो कंसंट्रेशन है सिस्टमिक में पहुंचने का, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का, वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा आईवी रूट में, और ओरल रूट में कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बायोअवेलेबिलिटी में जानेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसको अफेक्ट करेगा। और बॉवेल मोटेलिटी, बॉवेल मोटेलिटी क्या हो गया, बॉवेल मोटेलिटी पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा है, जैसे डायरिया में क्या होता है, बॉवेल मोटेलिटी ज़्यादा होगा, तो उसका कंटैक्ट टाइम जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन के लिए जो कंटैक्ट टाइम है वो कम हो जाएगा, ड्रग इजीली पास कर जाएगा, तो क्या होगा, फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। उसी तरीक़ा से बॉवेल मोटेलिटी कम है, गैस्ट्रिक इम्पेटिंग कम हो रहा है, तो उसको अगर गैस्ट्रिक इम्पेटिंग नहीं है बॉवेल गैस, तो क्या होगा, जो ड्रग है, ड्रग जिस हम लोगों ने ओरल रूट से लिया वो गैस्ट्रिक में ही रह जाए, इंटेस्टाइन तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, जिसकी वजह से फिर वो एब्जॉर्प्शन उसका इफेक्ट होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। दोनों कंडीशन में ये होगा। गैस्ट्रिक इम्पेटिंग हम लोगों ने देख लिया, अगर उस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और बॉवेल मोटेलिटी ज़्यादा है, पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा है, उसको कंटैक्ट टाइम कम मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, जल्दी से पास कर जाएगा, जिसकी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो हम लोगों ने फैक्टर्स का एब्जॉर्ब के नाम से, एब्जॉर्ब निमोनिक से सीखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्या नेक्स्ट हमारा क्या है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से क्या मतलब है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दो टर्म है यहाँ हमारे पास। रेट, रेट का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रेट जहां भी आता है वो पर यूनिट टाइम में मेजर करते हैं। एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम, कितना तेजी से हो रहा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन टाइम में, टाइम के डिफरेंस में, जितना कितना एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम, अगर एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम जो भी होगा, जितना जल्दी होगा क्या होगा, उतना ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी हो जाएगा ड्रग का। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में एब्जॉर्प्शन ड्रग का कितनी हो रही है, वो तेजी आपका स्पीड बता रहा है, कितना स्पीड से कितनी तेजी से हो रहा है, रेट हो गया। एक्सटेंट का मतलब हो गया एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया
हाउ मच ड्रग एब्जॉर्ब, ड्रग कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ वहाँ आपका कितनी तेजी से हो रहा था वो बता रहा था, पर यूनिट टाइम में एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा था। यहाँ पे स्टेंट का मतलब होगा हाउ मच ड्रग एब्जॉर्ब, ड्रग कितना, ड्रग का कंसंट्रेशन जो है, ड्रग का अमाउंट जो है एब्जॉर्ब हुआ, टोटल ड्रग का अमाउंट कितना एब्जॉर्ब हुआ जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा। तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हमारा क्या पता बताएगा, ऑनसेट ऑफ टाइम, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट कितना, जितना तेजी से होगा उतना जल्दी ड्रग ब्लड ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा जाएगा, उतना जल्दी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ये हमारा बताएगा अमाउंट ऑफ ड्रग कितना ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के पहुंचा, जिससे जो है थेरेपेटिक कंसंट्रेशन कितना ऊँचे अचीव करने में कितना अचीव करेगा, उससे हमारा थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से हमारा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से थेरेपेटिक कंसंट्रेशन की आइडिया मिलेगा। तो हम लोगों ने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को जाना। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इसको हम लोग अलग से क्लास में पढ़ेंगे, आज सिर्फ डिफिनेशन और इसके टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है, बायो मतलब बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल, ड्रग का अवेलेबिलिटी जो है फॉर बायोलॉजिकल एक्शन, मतलब क्या हुआ, ड्रग का अवेलेबिलिटी बायोलॉजिकल एक्शन के लिए कितना ड्रग है अवेलेबल है ड्रग एक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। इसको इस तरीके से समझते हैं, हमने किसी पेशेंट को 5 मिलीग्राम आपने दवा दिया, 5 मिलीग्राम का एक टैबलेट है एम्लोडिपिन मान लेते हैं, हाइपरटेंशन के लिए आपने दिया, वो सिस्टम में पहुंचा, सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, कितना पहुंचा, 4 मिलीग्राम पहुंचा। आपने ओरल रूट से दिया, ओरल रूट से गया कहाँ जाएगा, पोर्टल में जाएगा, लीवर में होते हुए, फिर से हार्ट में होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा। ये लीवर जाते जाते जो है उसको रास्ते में जो है 1 मिलीग्राम का डिस्ट्रक्शन हो चुका। तो इसका मतलब क्या है, 5 मिलीग्राम ड्रग दिया, ये 4 मिलीग्राम अनचेंज्ड रूप से पहुंचा वहाँ, अनचेंज्ड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, 4 मिलीग्राम में कोई चेंजिंग नहीं हुई, वो इंटैक्ट होकर के 4 मिलीग्राम आपका चेंजिंग, मतलब कि उसके जो मोलिकूल में, मोलिकुलर में कोई इसका इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, उसके ड्रग का डिग्रेडेशन या मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, अनचेंज्ड का मतलब ये हो गया। 4 मिलीग्राम सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोएबिलिटी को फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितना अनचेंज्ड ड्रग पहुंचा, जितना अनचेंज ड्रग पहुंचा, अनचेंज मतलब क्या हो गया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जितना अनचेंज ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो क्या हो गया, कितना पहुंचा, इसको एफ को कैसे लिखेंगे, मान लिया इसको 4 मिलीग्राम पहुंचा था, कितना दिए थे टोटल 5 मिलीग्राम, तो ये कितना हो गया 4/5 हो गया। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना हो जाएगा 20, 80%, 80% बायो अवेलेबिलिटी इस ड्रग का था, जिसको हम लोग मान लिया कि अगर कोई ड्रग दिया था एम्लोडिपिन ही मान लेते हैं, उसका 5 में से 4 मिलीग्राम जो है सर्कुलेशन में पहुंचा, तो क्या हो गया उसका बायो अवेलेबिलिटी 80% है, बायो अवेलेबिलिटी कितना हो गया 80% है। सपोज अगर कोई आईवी रूट से दिए, कोई ड्रग आईवी रूट से दिए, आईवी रूट से 5 मिलीग्राम दिया, ठीक है, तो आईवी रूट से दिया है तो डायरेक्ट आईवी रूट में ही दे दिया, तो आईवी रूट में अनचेंज्ड डायरेक्ट कितना चला गया 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम का 5 मिलीग्राम डायरेक्ट हो गया, 5 मिलीग्राम ही हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, क्योंकि उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट ब्लड में ही दिया, आईवी रूट में वेनस में ही दिया, तो क्या हो जाएगा, अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5 मिलीग्राम पहुंचा कितना, दिए कितना, टोटल हो गया कितना, 5 दिया, 5 पहुंचा है, क्या हो गया 1, अगर परसेंटेज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100%, 100% बायो अवेलेबिलिटी हो जाए। इस बायो अवेलेबिलिटी टॉपिक को अलग से एक सेपरेट क्लास में हम लोग डिटेल में, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अलग से फैक्टर्स और फिर इसका क्या है, और उसका कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, सब कुछ हम लोग अलग से एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बायो अवेलेबिलिटी को ब्रीफ में जाना।
अब लास्ट आ जाते हैं हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है एब्जॉर्प्शन का? एब्जॉर्प्शन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसके क्लिनिकली क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस क्या है? जैसा कि हम लोग ने पर्पस में देखा था, क्या पता है, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। इसको ऑनसेट ऑफ एक्शन पता चलेगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन। और क्या पता चलेगा इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में? क्या होगा? ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब हो गया ड्रग कितना जल्दी से काम करना शुरू कर देगा। और क्या? थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन पता चलेगा आपको, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के हिसाब से हमें थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन डिसाइड हो रहा है। ठीक है। और ऑनसेट ऑफ एक्शन कौन डिसाइड कर रहा था? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। क्या और क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, कौन ड्रग किसको जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कितना कौन ड्रग किसको एब्जॉर्प्शन को घटाएगा, वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। इंडिविजुअल ड्रग जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब ये हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ड्रग के बारे में, ड्रग को पढ़ने से। और क्या? और जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे, जो किस तरह का क्या होगा, उसी हिसाब से फिर डोज उसका डिसाइड करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में हमें इससे पता चलेगा। तो अल्टीमेटली हमें लास्ट में हम लोगों को एक होम मैसेज यही है कि एब्जॉर्प्शन से हम लोगों ने पढ़ा, ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें क्लिनिकली पता, ड्रग का पता चलेगा, जिससे हमें ड्रग के एक्शन कितनी जल्दी हो रहा है वो हमको पता चलेगा। थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन पता चलेगा, ड्रग का क्या थेरेप्यूटिक कितना एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, उस हिसाब से हमें थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के बारे में आइडिया मिलेगा। और कौन सा ड्रग किस ड्रग से इंटरेक्ट कर रहा है वो होगा। बायोएबिलिटी ड्रग की कितनी है और उस किस रूट से दे रहे हैं, कितनी उसकी बायोएबिलिटी है, इसका जानकारी हमें इसी एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से मिला। तो आज का हम लोगों ने ये पूरा एब्जॉर्प्शन का जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट जर्नी फ्रॉम सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।